नमस्कार। शब्दशुद्धि भाग 2 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे शब्दशुद्धि के नियमों के बारे में। तो पढ़ते हैं शब्दशुद्धि भाग 2। शब्दशुद्धि के नियम। नियम नंबर 1, इत प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग। यानी व्यवहार में जब हम कुछ शब्दों को बोलते हैं तो इत प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, जबकि व्याकरण की दृष्टि से वे शब्द क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। जिस प्रकार क्रोधित, ग्रसित, व्यापित, अभिशापित, अभिष्टित, आकर्षित, त्रसित, संयमित, हतोत्साहित, ये सारे के सारे शब्द हम व्यवहारगत इत प्रत्यय के साथ में इनका उच्चारण करते हैं, जबकि इनका शुद्ध रूप जो होता है वो क्या होता है? क्रोधित न होकर के क्या हो गया? क्रुद्ध हो गया। वह व्यक्ति क्रुद्ध हो गया, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ग्रसित, रोगग्रस्त हो गया। व्यापित, व्याप्त, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। अभिशापित, अभिशप्त, अभिष्टित, अभिष्ट, अभिष्ट सिद्धि की कामना करते हैं, अभिष्ट सफलता की कामना करते हैं। आकर्षित, आकर्षित न होकर के आकृष्ट होता है, उसने आकृष्ट किया। त्रसित, त्रस्त, संयमित जीवन है, ऐसा न होकर के संयत जीवन है। संयमित न होकर के क्या होगा? संयत जीवन है। हतोत्साहित कर दिया, ऐसा न होकर के हतोत्साह है, हतोत्साह हो गया। तो कहने का मतलब इन सभी शब्दों के साथ में इत प्रत्यय का क्या होता है? अशुद्ध प्रयोग व्यवहार में, प्रचलन में देखने को मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है, क्रुद्ध, ग्रस्त, व्याप्त, अभिष्ट, अभिशप्त, आकृष्ट, त्रस्त, संयत, हतोत्साह, ये रूप शुद्ध मानना है। पक्षिन, राजन आदि शब्दों के अंत में किसी भी शब्द का विधान होने पर इनके नय का लोप हो जाता है तथा स्वतंत्र रूप में लिखने पर इनकी ह्रस्व मात्रा दीर्घ हो जाती है। क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। कहने का मतलब पक्षिन, योगिन, मंत्रिन, प्राणिन, युवन, ससिन, गुणिन, आत्मन, राजन, सन्यासिन, धनिन, यात्रिन, स्वामिन, विद्यार्थिन, इन शब्दों के साथ में किसी भी शब्द का विधान होता है इन शब्दों के अंत में, तो इनका जो नय है उस नय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और संधि रूप प्रयुक्त होता है। और स्वतंत्र रूप में जब इनको लिखते हैं तब इनकी जो नय का लोप होने के बाद में ह्रस्व ई की मात्रा या इनका जो ह्रस्व स्वर बचता है वो किस में बदल जाता है? दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे संधि पद भी हैं, संधि की उदाहरण है। सारे के सारे व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं ये सारे के सारे। तो परिचर्चा करते हैं इस नियम के बारे में। यहाँ पक्षिन है, इसके बाद में गण जोड़ा हमने, तो क्या बन गया? पक्षी गण बन गया, पक्षी गण। और स्वतंत्र रूप में लिखा तो क्या बन गया? पक्षी बन गया। इसी प्रकार योगिन, राज जोड़ा तो क्या हो गया? योगी राज हो गए, योगी राज। स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो योगी की गी की मात्रा दीर्घ रहेगी, योगी। मंत्रिन, धन परिषद, मंत्री परिषद, क्या रहेगा? मंत्री परिषद। स्वतंत्र रूप में मंत्री जी क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे, मंत्री। ऐसा प्राणिन,
धन वृंद, प्राणी वृंद। वृंद माने समूह होता है। स्वतंत्र रूप में प्राणी है, उसमें ई की मात्रा है, वो दीर्घ रहेगी। युवन धनराज, युवराज। स्वतंत्र रूप में युवा, शशिन प्रभा, शशि प्रभ। स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो शशि की ई की मात्रा दीर्घ रहेगी, ये ध्यान रखना। महत्वपूर्ण शब्द है शशि। शशिन, देखिए आप प्रभा जोड़ा तो यहाँ संधि पद में प्रभा का क्या हो जाता है, प्रभ हो जाता है। महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। शशि प्रभ संधि पद, और स्वतंत्र रूप में लिखा तो क्या हो गया, शशि हो गया। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार शशिन धन कला, शशि कला, और स्वतंत्र रूप में शशि। गुणिन धन गण, गुणीगण। स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो गुणी। आत्महंता, नए का लोप हो गया। स्वतंत्र रूप में आत्मन किस में लिखा जाएगा, आत्मा में, यानी एक की जो मात्रा है वो दीर्घ आ में बदल जाएगी। राजन, धनराजन, राजराज। स्वतंत्र रूप में राजा, अच्छा उदाहरण है। राजराज का संधि विच्छेद राजन राजन, या फिर राजन राज, ऐसा कर सकते हैं। राजन राजन, राज राज, यानी स्वतंत्र रूप में राजा। राजा का जब हम संबोधन रूप देखते हैं प्राचीन काल में, हे राजन, आपके राजकाज में ये हो रहा है, इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो कहने का मतलब राजन शब्द है वो संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता था। सन्यासीन गण, क्या हो गया, सन्यासी गण, ये हो गया। स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो सन्यासी, ऐसा ई की मात्रा बड़ी। यहाँ सन्यासी शब्द है वो अनेक बार पूछा हुआ है। सन्यासी, देखिए आप, हम ऐसा भी देखते हैं सन्यासी को, जबकि दो अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं, ये अनुस्वार में नहीं बदलता और हम शुद्ध वाचन करते हैं इसका। देखिए आप, सन्यासी ऐसे ही बोलते हैं, सन्यासी, न कि सन्यासी ऐसा बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, सन्यासी में दोनों ही नए आधे आते हैं, अनुस्वार का विधान नहीं होता है। धनित्व, धनित्व, स्वतंत्र रूप में धनी। यात्रीन गण, यात्रीगण, स्वतंत्र रूप में लिखेंगे यात्री। स्वामीन भक्त, स्वामी भक्त, स्वतंत्र रूप में स्वामी। विद्यार्थीन परिषद, विद्यार्थी परिषद, ये स्वतंत्र रूप में विद्यार्थी, ऐसा। ये सारे के सारे क्या है, संधि पद भी है, संधि की उदाहरण भी है, व्यंजन संधि के नैलोप्य संधि कहा जाता है। ये स्थिति जो है संस्कृत भाषा के मूल शब्द है, ये पक्षी ने, योगी ने, मंत्री ने। तो यहाँ एक नियम बना कि इन शब्दों के बाद में यदि किसी भी शब्द का विधान होता है तो इनके नए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और ये संधि पद बन जाता है। लेकिन स्वतंत्र रूप में जब इन शब्दों को लिखते हैं हम, तो इनकी जो ह्रस्व मात्रा है नए का लोप हो जाने के बाद में,
वह क्या है, दीर्घ में बदल जाएगी। जैसे पक्षी, योगी, मंत्री, प्राणी, युवा, शशि, गुणी, आत्मा, राजा, सन्यासी, धनी, यात्री, स्वामी, विद्यार्थी। यहाँ एक अच्छा उदाहरण पूछा हुआ है, राजन धन तिलक। राजन धन तिलक क्या होगा, राज तिलक। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ लगता नहीं है कि यहाँ संधि विच्छेद हो सकता है इस शब्द का, लेकिन इसका अच्छा संधि विच्छेद बनता है। राजन धन तिलक बराबर राज तिलक। यहाँ भी नैलोप है, संधि है, और ये शब्द शुद्धि का नियम हो गया। आगे परिचर्चा करते हैं। अकारांत व आकारांत शब्दों के अंत में, अकारांत व आकारांत शब्दों के अंत में वान प्रत्यय लगता है, यानी वान प्रत्यय का विधान होता है। अकारांत किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जिनके अंत में ए का विधान होता है, उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण होता है, और जिन शब्दों के अंत में उच्चारण करते समय आ का उच्चारण होता है उसे आकारांत, और ए का उच्चारण होता है अंत में, वह अकारांत कहलाते हैं। जैसे ज्ञान, धन, गंध, इन सभी में अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। न में है, या न में, या ध में। विद्या या आ रहा है। तो अकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में किसका विधान होता है, वान प्रत्यय का विधान होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ज्ञानवान, धनवान, गंधवान, विद्यावान। वान प्रत्यय में न हलंत आता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में न हलंत के साथ वान प्रत्यय का जब विधान करते हैं तो न हम स्वतंत्र रूप में लिखते हैं, तो वान, ज्ञानवान, यानी न पूरा है, वह रूप भी क्या है, शुद्ध माना जाता है। ज्ञानवान, धनवान, रूपवान, गंधवान, विद्यावान, ये सारे के सारे क्या है, शुद्ध है। तो हलंत रूप वाला प्रत्यय का विधान है, और ये प्रत्यय है जब हम शब्द शुद्धि में लेते हैं तो न हलंत कर करके, न करके क्या है, न को हम अकारांत रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसके साथ में एक जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, ज्ञानवान, धनवान, न पूरा लिख सकते हैं। ये रूप भी क्या है, शुद्ध है। भाग्य के साथ में वान, भाग्यवान, ये भाग्यवान, ये नया हलंत ही रहता है इसके साथ में, ये ध्यान रखना है। समीवान, लक्ष्मीवान। यहां ध्यान देना है, यहां देखो समी अकारांत भी नहीं है या आकारांत भी नहीं है, इकारांत है। क्या है, दीर्घ इकारांत है। और यहाँ भी लक्ष्मी, ये भी दीर्घ इकारांत है, फिर भी इसके साथ में क्या है, वान प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, समीवान और लक्ष्मीवान दोनों ही क्या हो गए, अपवाद हो गए। क्या हो गए, अपवाद। ये ध्यान रखना है आपको। और अपवाद है वही क्या है, अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो अपवाद को ध्यान रखना है। अकारांत आकारांत न होकर के समी और लक्ष्मी, फिर भी इनके साथ में क्या जुड़ता है, वान प्रत्यय जुड़ता है, ये ध्यान रखना है। अगला नियम, अकारांत आकारांत शब्दों को छोड़कर से सभी के साथ मान प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय, मान प्रत्यय है, उसका विधान होता है। किसको, अकारांत और आकारांत शब्दों को छोड़ करके शेष के साथ में किसका विधान होता है, मान प्रत्यय का विधान होता है। जैसे शक्ति के साथ में मान जोड़ा तो शक्तिमान बन गया, श्री के साथ में मान जोड़ा तो क्या बन गया, श्रीमान बन गया। मूर्ति, धनमान बराबर मूर्तिमान, ये मूर्तिमान हो गया। गो के साथ में मान जोड़ा तो गोमान हो गया। बुद्धि के साथ में मान जोड़ा तो बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान, धी, धी मानी, धी का अर्थ भी क्या होता है, बुद्धि होता है। धीमान,
बुद्धिमान। तो ये सारे के सारे हैं। जो मान और वान प्रत्यय, वो संस्कृत में कौन सा प्रत्यय होता है? मतु प्रत्यय। कौन सा होता है? मतु। वाला वाली अर्थ देता है ये, यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ में क्या है? वान, और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में वती का रूप में, यानी फूलवान फूलवती, रूपवान रूपवती, धनवान धनवती। इस प्रकार संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। मतु प्रत्यय है, ये वाला वाली अर्थ देने वाला है। लेकिन हिंदी में हम इस रूप में प्रयुक्त करते हैं इसको वान और मान प्रत्यय के रूप में। देखिए आप, विद धातु, विद का मतलब जानना होता है, इसके साथ में भी ये वान, तो क्या हो गया? विद्वान। विद्वान, विद्वान, ये ऊपर वाले नियम में चला जाता है। ये अकारांत में नहीं है, द अलंत है, धातु है ये संस्कृत की। विद्वान में पूछा जाए तो हमें कौन सा प्रत्यय बताना है? वान प्रत्यय बताना है। विद द अलंत है, इसलिए क्या दकारांत हो गया? न तो अकारांत है, न अकारांत है, नहीं इकारांत है, यानी स्वरांत नहीं है। ये क्या है? व्यंजनांत है। फिर भी क्या है? इसके साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? वान प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये हो गया वान और मान प्रत्यय। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं। किसी शब्द के अंत में कर्ण प्रत्यय का प्रयोग होने पर शब्दांत ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई हो जाती है, तथा नहीं होने पर दीर्घ ई की मात्रा जुड़ जाती है। अच्छा नियम है कि जो कर्ण प्रत्यय है, कर्ण जो है वो प्रत्यय के रूप में जब प्रयुक्त होता है, किसी भी शब्द के साथ में जुड़ता है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो अगर उस शब्द के अंत में ह्रस्व ई आ रहा है तो वह दीर्घ ई में बदल जाएगी। लेकिन अगर ह्रस्व ई की मात्रा नहीं आ रही है, ए आ रहा है या आ रहा है या अन्य कोई स्वर आ रहा है, तो उसके साथ में क्या होगा? दीर्घ ई की मात्रा जुड़ जाएगी। ये ध्यान रखना। जैसे वृद्धि है, करण जोड़ा, तो यहाँ अंत में यहाँ ह्रस्व ई की मात्रा है, तो ये किससे बदल जाएगी? दीर्घ ई में, वृद्धिकरण हो जाएगा। ऐसा शुद्धि है, ह्रस्व ई है, तो क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। शक्तिकरण, शक्तिकरण, शक्तिकरण। इसके बाद में है मानव, यहाँ ह्रस्व ई नहीं है, ए है, तो ए के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण, मानवीकरण। तुष्टकरण, तुष्टिकरण, तुष्ट माने प्रसन्न होना, तुष्ट करना, प्रसन्न करना, और क्या हो जाएगा? तुष्टिकरण। तुष्टिकरण की नीति वर्तमान में देखने को मिलती है सरकारों में। व्यवहारकरण, व्यवहारीकरण, व्यवहारीकरण, व्यवहार के साथ में करण जोड़ा। प्रस्तुत धनकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। संक्षिप्त धनकरण, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। तो यहां देखिए आप, ई आ रहा है तो दीर्घ ई हो गया। अगर ई नहीं आ रहा है, ए आ रहा है या अन्य कोई स्वर आ रहा है, तो क्या हो गया? वहां अंतिम जो स्वर है वह हट करके उसके स्थान पर क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। तो क्या है? वृद्धिकरण, शुद्धिकरण, शक्तिकरण, मानवीकरण, तुष्टिकरण, व्यवहारीकरण, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्तीकरण। यहाँ अपवाद के रूप में देखना है हमें। देखिए आप, ये अपवाद है। अधिधन करण बराबर क्या होगा? अधिकरण होगा। अधिकरण, ये अधिकरण है, तो क्या हो गया? अपवाद हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन गया कि वृद्धिकरण आ गया, शुद्धिकरण आ गया, शक्तिकरण आ गया और अधिकरण है। तो इनमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा है जिसमें मूल शब्द नहीं है और उपसर्ग और प्रत्यय के विधान से बना है? ये ऐसा
प्रश्न बन सकता है कि नहीं उनमें से भिन्न है, तो भिन्न क्या हो गया, अधिकरण हो गया, अपवाद भी है ये। और दूसरा क्या है कि इसमें देखो अधि उपसर्ग है और करण क्या है, प्रत्यय है, मूल शब्द नहीं है इसमें। और इन सभी में क्या है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, क्या है, करण है, जो क्या है, प्रत्यय है। इसके बाद में अगला निर्देश है, महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण वर्णों का अशुद्ध प्रयोग, यानी जो महाप्राण वर्ण है उनके स्थान पर अल्प प्राण वर्णों का क्या है, अशुद्ध प्रयोग। जो तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण होता है। हमने पहले ही परिचर्चा की, जैसे क और ख, के अल्प प्राण हो गया, के एच, ख क्या हो गया, महाप्राण हो गया। जिन वर्णों के लिए अंग्रेजी में दो वर्णों का प्रयोग होता है, जिन हिंदी वर्णों के लिए अंग्रेजी में दो वर्णों का प्रयोग होता है, अधिकांशतः वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। जिनके लिए एक वर्ण का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, अल्प प्राण। इसमें च को हमें ध्यान रखना है सिर्फ। स्वादिष्ट, पृष्ठ, बलिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, भीख, कुष्ठ, ज्येष्ठ, धनाढ्य, छठा, ये सारे के सारे हैं। इनके अंत में देखिए आप टय आ रहा है, जो क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। जबकि इनका शुद्ध रूप क्या होता है, महाप्राण के रूप में होते हैं। और स्वादिष्ट ऐसा है, स्वादिष्ट भोजन है, स्वादिष्ट मिठाई है। तो हम व्यवहार में मुख सुख से तो क्या बोलते हैं इसका, स्वादिष्ट, जबकि शुद्ध वाचन क्या है, स्वादिष्ट भोजन है। पृष्ठ न होकर क्या होगा, पृष्ठ, ऐसा शुद्ध होगा। बलिष्ठ न होकर के बलिष्ठ, थ उच्चारण होगा, बलिष्ठ। वरिष्ठ न होकर के वरिष्ठ, वरिष्ठ नागरिक है, बलिष्ठ पुरुष है। कनिष्ठ न होकर के कनिष्ठ, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सहायक अभियंता। भीख न होकर के भीख। इसी प्रकार कुष्ठ न होकर के कुष्ठ, कुष्ठ रोगी है। धोखा न होकर के धोखा, ऐसा शुद्ध वाचन हो। ज्येष्ठ न होकर के ज्येष्ठ। धनाढ्य न होकर के धनाढ्य, धनाढ्य। छठा शुद्ध क्या होगा, छठा। यानी जो महाप्राण वर्ण का जो रूप शुद्ध है, हम व्यवहार में क्या है, इसका अशुद्ध वाचन करते हैं और अल्प प्राण के रूप में इनका वाचन करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो शुद्ध वाचन क्या होगा, स्वादिष्ट, पृष्ठ, बलिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, भीख, कुष्ठ, धोखा, ज्येष्ठ, धनाढ्य, छठा, ये हो गए। इन्हीं प्रत्यय के स्थान पर अगला नियम है, इन्हीं प्रत्यय के स्थान पर नी प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग। यानी प्रत्यय क्या होना चाहिए, इनी होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर नी प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग करते हैं। अशुद्ध प्रयोग नी का देखने को मिलता है। देखिए आप, कमलनी ना होकर क्या होगा, कमलिनी, ऐसा शुद्ध होगा। इसी प्रकार सर्पणी न होकर क्या होगा, सर्पिणी, ये ध्यान देना है। विरहिणी न होकर की विरहिणी, ऐसा शुद्ध हो गया। गृहिणी न होकर के गृहिणी, इनी प्रत्यय हो गया। भुजंगनी न होकर के भुजंगिनी, ये शुद्ध हो गया। संन्यासिनी न होकर के संन्यासिनी, ये शुद्ध रूप हो गया, संन्यासिनी। तो इनका शुद्ध रूप क्या रहेगा, कमलिनी, सर्पिणी, यानी कमल के साथ में इनी कमलिनी, सर्प के साथ में इनी सर्पिणी, वीरय के साथ में इनी विरहिणी, गृह के साथ में इनी गृहिणी, भुजंग के साथ में, भुजंग का मतलब सर्प होता है, भुजंग के साथ में इनी भुजंगिनी, संन्यास
नी न होकर के सन्यासी के साथ में इनी, सन्यासिनी, ये रूप क्या है, शुद्ध हो गया। तो कहने का मतलब इन शब्दों के साथ में इनी प्रत्यय का जो स्वरूप होता है वो शुद्ध होता है, न कि नी का। लेकिन अपवाद देखिए आप कितना अच्छा, ये है हथनी, ये शुद्ध होता है। क्या होता है, हथनी, हथिनी नहीं होता। हथिनी जो है वो क्या है, अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, हथनी होता है। यहां भी ध्यान रखना है, यहाँ नी है तो हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है, हथनी होता है, न कि हथिनी होता है। तो ये हमने प्रत्यय युक्त शब्दों के बारे में चर्चा की। एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसको प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा हुआ है, जैसे और व्यवहार में भी इसका प्रचलन है। प्रौद्योगिकीकरण, देखिए आप, प्रय धन उद्योग धन इक धन ई बराबर क्या हो गया, प्रौद्योगिकी, और करण जोड़ा तो क्या बन गया, प्रौद्योगिकीकरण। तो प्रौद्योगिकीकरण में उपसर्ग देखिए कौन सा हो गया, प्रय हो गया। प्रत्यय देखिए इक, ई और करण, 3 प्रत्यय हो गए। तो एक से अधिक प्रत्यय वाला प्रश्न हो गया, और उपसर्ग के साथ में इसमें प्रत्यय का विधान भी है। देखिए आप, और मूल शब्द क्या है, उद्योग है। इक जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि होगी, तो ऊ का वृद्धि क्या होता है, औ होता है। तो उद्योग के साथ में इक जोड़ते हैं तो क्या बनता है, औद्योगिक बनता है। क्या बनता है, औद्योगिक। ये ध्यान रखना। अब प्रय जुड़ेगा तो वृद्धि हो गया, और यहाँ वृद्धि संधि हो गई तो क्या बन गया, प्रौद्योगिकी, और इसके साथ में जोड़ दिया करण, तो प्रौद्योगिकीकरण। आज हमने शब्द शुद्धि भाग 2 में विस्तार से परिचर्चा की शब्द शुद्धि की नियमों के बारे में। आज का प्रेरक प्रसंग है, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। व्यक्ति को मन से कभी भी नहीं हारना चाहिए, व्यक्ति का आत्मबल कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। एडिसन ने अनेक असफलताओं का सामना किया जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार प्रारंभ किया। तो बल्ब के आविष्कार करने में अनेक असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, और अंततः ये सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति असफलताओं से घबराता नहीं है वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, सफलता उसका वर्ण करती है। और आज जब भी हम बल्ब का नाम लेते हैं तो एडिसन का नाम पहले आता है। इसी प्रकार वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं का युग है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थी प्रथम प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं उन्हें अनेक असफलताओं का सामना करने के बाद सफलता प्राप्त करती है। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों को सफलता मिलती है जो लगातार प्रयासरत रहते हैं और मन से हारते नहीं है, जिनका आत्मबल कमजोर नहीं होता है। इसलिए हमें मन से कभी भी नहीं हारना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। सफलता एक दिन उस व्यक्ति का, उस प्रतियोगी का वर्ण करती है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।